नमस्ते बच्चों। आज मैं बताऊंगी आपको हिमालय की बेटियां पाठ के बारे में और इसको पढ़ाऊंगी। तो बच्चों ध्यान से सुनना। इस पाठ में लेखक ने हिमालय पर्वत को मानव के रूप में चित्रित किया है तथा नदियों को उसकी बेटियों के रूप में। तो सबसे पहले हम अपना पाठ शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो बच्चों लेखक कह रहा है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें? नदियों को। वे बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई, यानी कि बिल्कुल गंभीर और शांत, बिल्कुल सीधी सादी और अपने आप में खोई हुई, यानी किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसी सम्राट का मतलब समझदार महिला की भांति, महिला की तरह प्रतीत होती थी, यानी दिखाई देती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किनके प्रति बच्चों? नदियों के प्रति। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यानी कि उन नदियों की धारा में लेखक कैसे डुबकी लगाता था? जैसे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठता है और मौसी की गोद में। तो परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय के कंधे से मतलब है बच्चों यहाँ पर हिमालय पर्वत के ऊपर से मतलब है बच्चों हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। तो उसकी तलहटी में जो शहर बसे हुए हैं वहाँ पर जब लेखक गया, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आप कभी जाओगे घूमने तो वहाँ पर आप देखोगे कि जगह जगह घाटियाँ हैं, समतल मैदान है। तो जब उन घाटियों को लेखक ने हिमालय का कंधा बताया है, तो वहाँ से जो हिमालय की चोटियाँ हैं वो बर्फ से ढकी हुई दिखाई देती हैं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। यानी कि बच्चों लेखक कह रहा है कि जो नदियां हैं, गंगा, यमुना और सतलुज, ये तीनों जो नदियां हैं जब हिमालय से निकलती हैं तो बिल्कुल एक पतली धारा के रूप में होती हैं, यानी बहुत छोटी, दुबली पतली, छोटी सी जगह में से निकलती हैं। क्योंकि जब हिमालय की बर्फ़ पिघलती है तो जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है वो इन नदियों के द्वारा बहती हुई समतल मैदानों में पहुंच जाती है और वहाँ पर वे कैसा रूप धारण कर लेती हैं? बहुत विशाल। तो अब लेखक कहता है कि इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। तो बच्चों जब नदियाँ पहाड़ में से निकलती हैं तो वे ऊपर से उनकी धाराएं जगह जगह गिरती हैं तो आवाज़ आती है, तो उसको लेखक ने खिलखिलाकर हंसना बताया है। तो वो कहते हैं कि जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो ये ऐसा लगता है मानो जैसे बहुत अच्छे से हंस रही हैं और खिलखिला रही हैं और खेल रही हैं। तो जो इनका यह भाव है, यह उल्लास है, वह कहाँ जाकर गायब हो जाता है? मैदान में जाकर वह गायब हो जाता है। यानी मैदानी भागों में जब ये पहुँच जाती हैं तो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो बच्चों यहाँ पर लेखक ने नदियों की तुलना लड़की से और फूल की कलियों से की है कि जब कोई लड़की बचपन में बहुत ही खिलखिलाती हुई होती है और जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती है तो गंभीर होती चली जाती है, वैसे ही जब पेड़ की कली होती है तो जब कली होती है तो वह बहुत ही नाजुक होती है और धीरे धीरे फूल बनने पर वह एक सम्राट जैसी लगने लगती है। वैसे ही ये इन नदियों का हाल है। ये पहाड़ में तो बिल्कुल एक बचपन में छोटी बच्चे की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन जब ये मैदान में पहुंच जाती हैं तो इनकी लीला अलग ही होती है। तो उसको देखकर मुझे
इतना आश्चर्य होता है जितना कि किसी लड़की को देखकर नहीं होता। तो इन बेटियों की बाल लीला का मतलब है बच्चों बचपन की लीला को देखकर कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। यानी कि नागार्जुन जो लेखक हैं वो सोचते हैं कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, पर्वत से उतरकर ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनको कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है जिसे ये बेचैन कर रखा है इन्हें। यानी कि ऐसा लगता है मानो ये दौड़ रही हैं, इनको किसी निश्चित जगह पर पहुंचना है। तो वह कौन सी जगह है, वह कौन सा लक्ष्य है जहाँ पर इनको जाना है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी कि इन्होंने हिमालय पर्वत को इनका महान पिता बताया है और वो कह रहे हैं कि इतने महान पिता का विराट यानी बहुत अधिक स्नेह प्रेम पाकर भी इनका हृदय शांत नहीं हुआ, मन नहीं भरा, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यानी कि जो इनकी इच्छा है उसको पूरी कर सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ। तो बच्चों यहाँ पर बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ पहाड़ी इलाकों को कहा गया है क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल वृक्षों से हीन है, यानी वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है क्योंकि वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं और वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग सकते, इसलिए उन पहाड़ियों को बर्फ़ से जली हुई नंगी पहाड़ियाँ कहा गया है। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, और बच्चों घाटियाँ वो होती हैं जहाँ पर बर्फ़ रुक नहीं सकती, यानी कि बह जाती है या पिघल जाती है। तो वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे पेड़ उगे हैं और उन पर फूल भी लगे हुए हैं। बंधुर आदित्यकाएँ सरसब्ज उपात्यकाएँ। तो बच्चों जो पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको कहते हैं आदित्यकाएँ और सरसब्ज उपात्यकाएँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो बच्चों यहाँ पर निकेतन घर के लिए आया है, लीला यानी कि जो ये लीला करती हैं, हलचल करती हैं, और निकेतन यानी घर। तो अपना इनका घर कैसा है, बहुत ही नंगी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बर्फ़ से जली हुई नंगी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ हैं, और बंधुर आदित्यकाएँ यानी कि बीच बीच में पहाड़ के ऊपर समतल भूमि है, और सरसब्ज उपात्यकाएँ यानी कि छोटी छोटी चोटियाँ हैं। ऐसा इनका घर है। तो बच्चों निकेतन घर का पर्यायवाची है, इसके पर्यायवाची भी आपको आ सकते हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार चीड़ सरोज चिनार सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो बच्चों देखो यहाँ लेखक ने कहा है कि जब ये पहाड़ की चोटियों से पिघल कर यानी कि नदी के रूप में जब खेलती हुई दूर तक चली जाती हैं, दूर आ जाती हैं पहाड़ से, तो इनको कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, देवदार चीड़ सरो, ये सब वृक्षों के नाम हैं। चिनार सफ़ेदा कैर के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बीती बातों से मतलब है बच्चों इनको पहाड़ में जैसे ही ऊपर से आती हैं तो उस घटना को याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनने का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि जैसे किसी के माता पिता अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वैसे ही हिमालय पर्वत है वो भी इन अपनी नटखट बेटियों के लिए कितनी मेहनत करता है होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी कि हिमालय की जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं उनसे जाकर अगर हम पूछें तो उनके पास कुछ भी नहीं है, किसके सिवाय, विराट मौन यानी बिल्कुल शांति के। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी सतलुज ब्यास चिनाब झेलम काबुल, बच्चों काबुल का पुराना नाम है कुंभा, कपिसा गंगा यमुना सरयू गंडक कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी कि बच्चों सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी इन सभी नदियों से मिलकर बनी है, क्योंकि ये सारी नदियाँ इन दोनों नदियों में जाकर
मिल जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, यानी कि ये स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यानी कि ये जो सभी नदियों के नाम ऊपर दिए गए हैं, ये सारी नदियाँ हिमालय पर्वत के थोड़े थोड़े पानी से मिलकर बनी है, और ये दो नदियों का महान रूप ले लेती हैं, जिस सिंधु और ब्रह्मपुत्र का। और वो कहाँ की तरफ चली जाती हैं बच्चों? महानदों। महानदों का मतलब है महानदियों के रूप में समुद्र की ओर चली जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो बच्चों यहाँ पर समुद्र को भी मानवीकरण अलंकार के रूप में चित्रित किया है। जो समुद्र है, महासागर है, उसमें जाकर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। तो लेखक ने यहाँ पर कहा है कि जो पर्वतराज हिमालय है उनकी तीन ये बेटियाँ हैं, ये नदियाँ क्या हैं? उनकी बेटियां हैं, और ये समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, इसलिए समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है। यानी कि समुद्र इन नदियों का क्या है? पति है। ऐसा लेखक नागार्जुन ने इसमें वर्णन किया है। तो यानी कि पर्वतराज हिमालय का दामाद किसे बताया है? समुद्र को। और बेटियों को उनकी नदियों को उनकी बेटियां बताया है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेल खेला करती हैं। यानी कि जो लोग इन नदियों को मैदानी भागों में ही देखते हैं, उन्हें क्या मालूम कि हिमालय की चोटी से पिघल कर ये किस प्रकार से ऊपर से नीचे तक आती हैं। यानी कि वहाँ पर ये क्या क्या खेल खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो बच्चों, लेखक नागार्जुन जी कहते हैं कि वहाँ पहाड़ी आदमी, यानी कि पहाड़ में जो आदमी रहते हैं, क्योंकि वो तो हर समय ही इनकी लीला को देखते हैं, इन नदियों को वहाँ से निकलते हुए देखते हैं, तो उनके लिए ये आश्चर्य का विषय हो या ना हो, लेकिन लेखक के लिए ये बहुत बड़ा ही आश्चर्य का विषय था। तो इसीलिए लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहा है। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी। यानी कालिदास, बच्चों कालिदास एक संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे। तो उन्होंने अपनी रचना लिखी मेघदूत। तो मेघदूत में एक यक्ष होता है, तो वह यक्ष के द्वारा मेघदूत को संदेश देता है कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी कि यक्ष ने अपने मेघ यानी कि बादल, तो यक्ष ने एक दूत भेजा था इस नाटक में। मेघ यानी बादल को दूत बनाकर भेजा था, कहाँ? यक्षिणी से मिलने के लिए, उसको संदेश देने के लिए। तो उसने ये कहा था बच्चों कि तुम्हें रास्ते में बेतवती नदी मिलेगी, तो उसको अब प्रेम का प्रतिदान, यानी कि उसमें अपनी बारिश करते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यानी कि जब तुम उसके ऊपर बारिश करोगे तो वह बहुत ही अधिक प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। सचेतन का मतलब है बच्चों सजीव, यानी कि इनमें क्या थे? जीवन है इन नदियों में, तो उनको भी इनका यह रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी बच्चों, जो भी इंसान इन नदियों को अलग अलग तरीका से देखेगा, तो वो इस नतीजे पर जरूर पहुंचेगा कि ये एक मानव की तरह ही अपना जीवन जीती हैं। यानी कि पहाड़ से जब निकलती हैं तो ये बचपन में होती हैं, और जब
मैदानी भागों में पहुंचती हैं तो ये एक सम्भ्रात महिला की भांति हो जाती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है, तो कालेलकर ने कहा है लोक माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, क्योंकि सबसे पहले तो ये बेटियों के रूप में ही सामने आती हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। तो बच्चों देखो, नदियों को हमने माँ भी कहा है, जैसे गंगा माँ, सरस्वती माँ, तो ये नदियों के नाम हैं और इनको हमने माँ के रूप में भी देखा है। और कालेलकर ने इन्हें लोक माता कहा है, और वैसे ही बहुत से लोगों ने इन्हें प्रेयसी यानी प्रेमिका कहा है। और बहन का स्थान भी कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिन, बच्चों ये तिब्बत का एक शहर है की बात है। मन उछट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील का मतलब होता है बच्चों आगे बढ़ने वाला, जो आगे लगातार आगे बढ़े। उस जल ने किसके ऊपर असर डाला, लेखक के ऊपर, क्योंकि लेखक उसमें पानी वो अपने पैरों को डालकर बैठा हुआ था। तन और मन ताजा हो गया तो मैं लगा गुनगुनाने। तो क्या गुनगुनाया लेखक ने बच्चों, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। धन्यवाद बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आया है और आपको हमारा पढ़ाया हुआ पाठ अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।